आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। जैसा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में या इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पुरापाषाण काल के संदर्भ में चर्चा की, जिसके अंतर्गत निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया। यही नहीं, उनके औजारों को क्रमबद्ध विकास के तौर पर हमने देखा, जहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल में चापर, चापिंग और हैंडेक्स, क्लीवर की चर्चा की। वहीं मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरणों की बात हुई और उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड संस्कृत की बात की गई। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मध्य पाषाण काल है और आज हम मध्य पाषाण काल पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि मध्य पाषाण काल के उपकरण कैसे थे, कैसे बनाए जाते थे, ये उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इस काल के जो मानव थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था। इसके अतिरिक्त हम नवपाषाण काल पर भी चर्चा करेंगे और इसी संदर्भ में नवपाषाण काल को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज चलते हैं हम मध्य पाषाण काल की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य पाषाण काल एक संक्रमणकालीन दौर था। मध्य पाषाण काल का जो समय था वो संक्रमणकालीन फेज था और इस दौरान आप देख रहे हैं पुरानी जलवायु की जगह नई जलवायु का आगमन हो रहा है, जिसके कारण इस काल में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में भी काफ़ी बदलाव आया, चाहे वो उनके शिकार करने के तरीके में हो या उपकरणों की बनावट में हो। और आप देखिए कि ये औजार और शिकार के तरीकों में कई बदलाव आए, जहां हम औजार के संदर्भ में देख रहे हैं कि इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ। यानी इस काल के प्रमुख औजारों में अगर देखें तो जैसे तीर, भाला, धनुष जैसे औजारों का विकास हो रहा है। यही नहीं, पत्थर के छोटे छोटे औजारों का भी निर्माण इस काल में प्रारंभ हो गया। यही वजह है कि बहुत सारे विद्वान या कहते हैं कि यह इस काल में लघु उपकरणों का निर्माण हुआ। एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लघु उपकरणों का संबंध पाषाण काल के किस काल से है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। C.L. कार्लाइन ने सर्वप्रथम लघु उपकरण विंध्य क्षेत्र से खोजा था। किसने खोजा था? C.L. कार्लाइन महोदय ने। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से लघु उपकरण खोजे थे। यानी माइक्रोलिथिक जो टूल्स हैं, लघु उपकरण जो हैं, इनका सीधा संबंध कहाँ से था? मध्य पाषाण काल से था। और ये उपकरण चेल्स, डोनी पत्थर के बने थे, जिनका आकार आप देखेंगे चंद्राकार, त्रिभुजाकार और कहीं न कहीं सबलंब आकार के भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस तरीके से भी देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन मध्य पाषाण काल में आपको स्पष्ट तरीके से देखने को मिल रहा है और ये ऐसा इसलिए संभव हो रहा है कि पुरानी जलवायु की जगह नई जलवायु स्थापित हो रही है और जिससे बहुत सारे परिवर्तन इस काल में देखने को मिल रहा है। जो इस काल के उपकरण थे, इस काल के उपकरण को निर्माण करने की जो विधा थी वो फ्लूटिंग थी और जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लूटिंग निर्माण की विधा किस काल से संबंधित थी, तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य पाषाण काल होगा। और आप देख रहे हैं जो उपकरण हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों से प्राप्त हैं और इससे मिलान करने वाला एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। पहले तो हम मध्य गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्रों के बारे में देख रहे हैं, जहां बेलन घाटी, बगही खोर, लिखैया, सराय नहर, राय, महदहा, दमदमा, इन तीनों का संबंध उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। तो विशेष तौर पर सराय नहर, राय, महदहा और दमदमा को आप देख रहे हैं मध्य गंगा घाटी के संदर्भ में। और यही नहीं, राजस्थान से बागौर और तिलवाड़ा से भी मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हैं। और इसी प्रकार गुजरात की बात की जाए तो हीरपुर, लंघनाच और लुटेश्वर। कई बार ऐसा हुआ है कि इन स्थानों को दिया गया है और इन राज्यों को दिया गया है और कहा गया है आपस में मिलान करिए। लुटेश्वर तो भी कई बार पूछा गया है। आज आप देख रहे हैं सराय नहर, महदहा, दमदमा का मिलान करने के लिए कई बार
प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और भीमबेटका का संबंध भी मध्य पाषाण काल से रहा है। बिहार में भागलपुर, राजगीर। पश्चिम बंगाल में बात किया जाए वीरभानपुर की बात की जाए, वीरभानपुर, तो वीरभानपुर का संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। और इसी प्रकार उड़ीसा से देख रहे हैं कुचाई और सुंदरगढ़। तमिलनाडु से आप देख रहे हैं टेरीपुरा स्थल, कहाँ, कौन सा? टेरीपुरा स्थल का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। और इस स्थल का संबंध किस काल से है? मध्य पाषाण काल से है। आंध्र प्रदेश से नागार्जुनीकोंडा, गिदलूर और रेणुगुंटा। कई बार नागार्जुनीकोंडा का संबंध आंध्र प्रदेश से स्थापित करने के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी प्रकार हम कर्नाटक से बात करें तो संगनकल्लू और जलहल्ली का संबंध मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्ति स्थल से रहा है। और इसी संदर्भ में अगर आप उठा करके देखें तो आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य पाषाण काल में तो जो परिवर्तन है वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और इसकी अपनी काल की कुछ खास विशेषताएं थी। जैसे आप देख रहे हैं जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, जब आगे हम लोगों ने पूरा पाषाण काल के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि लगता है कि अब धीरे धीरे बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। और एक समय ऐसा भी आ रहा है कि मनुष्य शिकार करते करते भी थक जा रहा है और उसके भरण पोषण की समस्या या कहिए कि उसकी भूख की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। तो कहेंगे वो यह भी सोच रहा है कि क्यों ना इन पशुओं को पाला जाए। और पशु पालने का जो प्रयास है वो आप देख रहे हैं मध्य पाषाण काल में स्पष्ट तरीके से देखने को मिलता है। पहले फायदा तो इसका यही होगा कि जब कभी हो सकता है शिकार से हमारी क्षुधा की शांति ना हो, हमारी भूख ना मिट पाए, तो कम से कम पाले गए पशु को मार करके हम उन्हें खा करके अपनी भूख को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि बहुत सारे पशु बहुत उपयोगी होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में भी सहायक होते हैं। उनके ऊपर अच्छा खासा भार लाद करके आप देख रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल आप जा सकते हैं। उनके दूध भी आपके लिए उपयोगी होते हैं। कहीं न कहीं उनके चमड़े जो भी खाल हुआ करते हैं शरीर की, वह भी आपके लिए उपयोगी होती है। यह बात कहीं न कहीं मध्य पाषाण काल के मानवों को समझ में आ गई। और आप देखेंगे यही कारण था कि इस काल के मानव ने पशुओं के पालने की शुरुआत कर दी। और मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु था वह कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन है? कुत्ता है। और भार देख रहे हैं कुत्ता वैसे भी स्लेज जैसी गाड़ियों में तो उनका प्रयोग होता ही था, लेकिन जब लोग शिकार पर जाते थे तो यह कुत्ता कहीं न कहीं उनके शिकार करने में भी मदद करता था। आज भी आप देख रहे हैं गांव के आसपास बहुत सारी कभी कभी जातियाँ या जनजातियाँ एक यायावरी पशुचारी कबलाई के रूप में विचरण करते हुए आते हैं, तो आप देखते हैं उनके पास भी अक्सर कुत्ते होते हैं जो उनके शिकार करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुत्ता मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर है। और भारत में प्राचीनतम पशुपालन का जो प्रमाण है वो राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त होता है। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है कि पशुपालन का प्रमाण सबसे पहली बार किस काल में प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मध्य पाषाण काल। और यही नहीं किस स्थान से प्राप्त होता है, तो उत्तर होना चाहिए राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़। यदि विकल्प में ये दोनों दिए गए हों तो कहीं कहीं आप विकल्प को देख करके लगाना होगा कि दोनों विकल्प सही हैं। और अगर ऐसा लग रहा हो कि कोई एक दिया गया हो तो आपको यहाँ पर लगाना है कि यह विकल्प सही है। आगे हम देख रहे हैं बागौर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बागौर आप देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। और हो सकता है कि कई राज्यों के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आपके समक्ष विकल्प के रूप में दिया जाए, लेकिन उनमें उत्तर क्या होगा? बागौर। और आप देख रहे हैं यहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य या कहिए या उपकरण तो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ताम्र पाषाण काल और लौह युग का संबंध भी इस स्थल से था। ये खास बात है। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है
जिसका संबंध मध्य पाषाण काल के साथ साथ ताम्र पाषाण काल और लौह युग से है, तो उसमें भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बागौर हो जाएगा। और अब आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थल है सराय नाहर राय। जैसा हम लोगों ने चर्चा भी किया, यह स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और आप देख रहे हैं यहाँ से 14 समाधान प्राप्त हैं। गर्त, चूल्हे एवं मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर एक कब्र में 4 लोगों के दफनाए जाने की का भी प्रमाण प्राप्त है। और जो ये गर्ता चूल्हे हैं, यानी जमीन में गड्ढा बना करके चूल्हे का निर्माण किया गया था, ये कई संख्या में मिले हुए हैं। और जब भी कभी कई संख्या में इस प्रकार के चूल्हे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर या कई लोग इकट्ठा होकर के भोजन ग्रहण करते थे। और जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय सामूहिक जीवन पद्धति की शुरुआत हो गई थी, काफ़ी लोग एक साथ रहते थे। और इस बार इसके अलावा भी आप देखें तो यहाँ से कुछ झोपड़ियों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनके पिलर जहाँ स्थापित थे कुछ गड्ढे मिले हुए हैं। और यहाँ पर जो समाधान है वो विशेष है, उनके साथ कुछ न कुछ बने हुए उपकरण या कहा जाए कि आभूषण या मृदभांड वगैरह रख करके दफनाए गए हैं। यानी कुछ जो चीज़ें रख करके दफनाए गए हैं, जो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि इस काल के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करने लगे थे। यानी न केवल समाधान ही प्रचलन में था, बल्कि इस काल के लोग सामूहिक जीवन पद्धति और पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करने लगते थे, क्योंकि इनके शवों के साथ में कुछ वस्तुएं रख करके दफनाई गई थी, जिनका प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होता है। और यही नहीं, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिला हुआ है। एक धनुष मतलब द्वारा छोड़ा गया बाण व्यक्ति के यहाँ हृदय पर यहाँ पर चोट किया हुआ, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लगा हुआ हो, तो उस प्रकार का प्रमाण आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, सराय नाहर राय से। और हम आगे महदहा के बारे में बात कर रहे हैं, वह यह भी स्थल प्रतापगढ़ में है। यहाँ से बूचड़ खाना, युग्मित समाधि और 13 मानव कंकाल, हड्डी एवं सींग से निर्मित आभूषण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि बूचड़ खाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त है, तो आपका उत्तर क्या होगा, महदहा होगा। अगर पूछा जाए कि हड्डी एवं सींग से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हैं, तब भी उत्तर क्या होगा आपका, महदहा होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये दमदमा भी यहीं पर स्थित है, दमदमा के बारे में। और दमदमा से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। और यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। एक ही कब्र में 3 मानव को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ से हाथी दांत के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मध्य पाषाण काल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मध्य पाषाण काल की जो सामान्यता विशेषता की हम बात करें तो पहला तो यह है कि इस काल में जो उपकरण बने वो उनकी 2 विशेषताएं थी। पहला तो वो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी से ओतप्रोत थे, और दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता थी कि वो लघु उपकरण थे। तीसरे संदर्भ में अगर हम आपसे बात करें तो ये उपकरण भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हैं, जिनके बारे में हमने आपके समक्ष चर्चा भी की। और इसके अतिरिक्त अगर एक सामान्य विशेषता करें तो इस काल की सबसे मुख्य विशेषता जो है वो है पशुपालन। और आप देख रहे हैं पशुपालन का प्रमाण भी आपको मिल रहा है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। लेकिन अगर दूसरे संदर्भ में बात करें कि इसका भारत में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बात मुझे जरूर याद रखना है, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ के बारे में। और इसके बाद अगर महत्वपूर्ण है तो सराय नहर, महदहा और दमदमा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम परिवर्तन के दौर पे निरंतरता के साथ जारी है और आगे की तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं नवपाषाण काल के बारे में चर्चा हो रही है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक महोदय ने किया था। किसने किया था? जॉन लुबाक महोदय ने किया था, और इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। तो जॉन लुबाक महोदय ने पहली बार नवपाषाण शब्द की चर्चा की। गार्डल चाइल्ड ने
इस काल के लिए नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। इस बात पर विद्वानों में बड़ा मतभेद भी हो गया कि कैसे हम नवपाषाण काल को एक क्रांति का काल कह सकते हैं। जबकि मध्यपाषाण काल में भी आप देखेंगे तो पशुपालन और कहीं कहीं कृषि के प्रमाण मिलने लगे थे। लेकिन इनका कहना था कि इस काल में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पशुपालन हो या कृषि हो, उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आया। और आप देख रहे हैं यह परिवर्तन स्पष्ट तरीके से नवपाषाण काल में देखने को मिलता है और इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति का नाम दिया और बाद में कई विद्वानों ने इस पर सहमति दर्ज कराई। इस काल में औजारों में भी काफ़ी परिवर्तन आया। इस काल के औजार घिसकर और पालिश करके बनाए जाने लगे। यानी इस काल के औजारों के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं औजार घिसकर और पालिश करके बनाए जा रहे हैं। तो यह भी अपने आप में विशेषता है और यह स्पष्ट आपको इस चित्र में देखने को मिल रहा है कि कैसे ये जो औजार हैं ये बिल्कुल पालिश से युक्त हैं और घिस कर बनाए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक विशेषता है नवपाषाण काल की कि कैसे औजार घिस कर आप देख रहे हैं पालिश करके बनाए जा रहे हैं। 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सुगूर से पहली बार पाषाणिक उपकरण के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपसे बात की जाए कि नवपाषाण काल में पहली बार उपकरण कहां से प्राप्त हुआ तो कहां से, कर्नाटक के लिंग सुगूर से हुआ। आप देख रहे हैं यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस काल की अपनी एक विशेषता है। हमने कहा था इस काल की सबसे अगर प्रमुख विशेषता की बात किया जाए तो वह है कृषि। और आप देख रहे हैं इस काल में नियमित खेती का प्रारंभ हो गया और जब भी नियमित खेती होती है तो अस्थाई बस्ती का बसाव होता है। हम इससे पहले की क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं कि खेती के लिए जीवन का अस्थायित्व का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अस्थायित्व होना ही चाहिए और आप देख रहे हैं जब अस्थायित्व होगा तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं बस्ती का निर्माण होगा और मृदभांड का, चूँकि खाने पीने के बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो मृदभांड और मृदभांड चूपनी मांडा से प्राचीनतम मृदभांड के प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं। चाक से बर्तन का निर्माण, आप देख रहे हैं चाक से बर्तन का निर्माण हो रहा है। और या कहिए बैलगाड़ी का प्रयोग, बैलगाड़ी का कहिए या चाक जैसे पहिए का निर्माण, और अगर बैलगाड़ी का प्रयोग करने लग रहे हैं तो आप निश्चित जानिए कि उनके यातायात काफ़ी सुलभ हो गया। अब जहां जानवरों पर एक दो लोग बैठ करके आगे की यात्रा कर सकते थे, वही बैलगाड़ी पर कई लोग अपने पूरे सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यानी धीरे धीरे उनके जीवन में गतिशीलता आ रही है और यह गतिशीलता स्पष्ट तरीके से आपको नवपाषाण काल में देखने को मिल रही है। इस तरीके से हम आगे अगर देखें, आगे चर्चा करें तो ये गतिशीलता लगातार जारी है और ये जो महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे हम बात करें इस गतिशीलता के विस्तार के बारे में तो विस्तार आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। हमने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उनका सुलभ हो गया और जब सुलभ हो गया तो यह उनकी विस्तार की गाथाएं विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त जो भी प्रमाण हैं उनसे ये कहीं न कहीं चलती हैं। और आप देख रहे हैं ये विस्तार हमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कहाँ मिलता है तो उसके बारे में भी अगर देखें हम, जैसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मेहरगढ़ को ले लेते हैं हम। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है और आप देख रहे हैं यहाँ से अब भवन, खेती करने के प्रमाण, पशुपालन, अन्नागार और मृतक के साथ बकरी दफनाए जाने का भी प्रमाण और मिट्टी के बर्तन बनाए जाने के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से हमें नवपाषाणिक भवन भी प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ खेती करने का भी प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है और पशुपालन का भी प्रमाण, भैंसे यानी भैंस को पाले जाने का प्राचीनतम प्रमाण भी आपको मेहरगढ़ से ही देखने को मिलता है। और अन्नागार यानी जो भी खेती हो रही है उसे सुरक्षित रखने के लिए, मतलब वहाँ से प्राप्त अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जो भवन बनाए जा रहे हैं उसे अन्नागार कहा जाता है। और यह अन्नागार आप देख रहे हैं नवपाषाण काल में एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है मेहरगढ़, वहाँ से प्राप्त हो रहा है। यह भी प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और ख़ास बात यह कि मृतकों के साथ बकरी दफनाए जाने का प्रमाण, मृतक के साथ बकरी दफनाए जाने का प्रमाण भी हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है,
मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि उनका अपनी कुछ परंपराएं, रीति रिवाज या कुछ अंधविश्वास जैसी अवधारणाएं रही हों, जिसके कारण मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का यहाँ से प्रमाण प्राप्त होता है। लेकिन यह अपवाद है। इस आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ की जितनी कब्रें मिली हैं प्रत्येक जगह से मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो मिट्टी के बर्तन भी स्पष्ट तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मेहरगढ़ के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं पश्चिमोत्तर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र के संदर्भ में, तो उत्तरी क्षेत्र में हमें बुर्जहोम एक महत्वपूर्ण स्थल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और डी टेरा पीटरसन महोदय ने इस स्थल पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। और यहाँ से नवपाषाण काल, महापाषाण काल और ऐतिहासिक काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखना है बुर्जहोम से, और बुर्जहोम की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो गर्ता निवास की है। आए दिनों एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, गर्ता निवास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जमीन के अंदर तहखाने में रहने की जो विधा थी वो कहाँ से हमें मिलती है, बुर्जहोम से मिलती है। और इसके अलावा देख रहे हैं बुर्जहोम की एक खास बात और है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यह प्रश्न आ चुका है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। और केवल यही नहीं, हम हड़प्पा में रोपड़ से भी ये चीज़ें देखेंगे कि वहाँ पर भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब इसके पीछे जो भी कारण हो सकता है कि दोनों का साथ बहुत अच्छा रहा हो, अचानक उनकी मृत्यु हो गई हो और शायद उसी साथ या प्रेम के चलते हुए उनको साथ दफना दिया गया हो। लेकिन यहाँ अन्य जो पूरा स्थल हैं या कहिए कि अन्य जो कब्र मिले हुए हैं वहाँ ऐसा प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम इसे एक परंपरा या का रूप नहीं दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, बुर्जहोम। यहाँ से लाल और गिरवे रंग से लेपित मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। बहुत नया प्रश्न है कि यहाँ से खुदाई के दौरान मानव कंकाल मिला हुआ है और उस कंकाल पर देख रहे हैं लाल और गिरवे रंग से उसे रंगा गया है। और आगे देख रहे हैं यहाँ से धनुष बाण का भी अंकन मिलता है और मानव मस्तिष्क पर सल चिकित्सा, एक मानव कपालखंड मिला हुआ है जिस पर कुछ छिद्र हैं, जो विद्वानों का यहाँ मानना है उस छिद्र को लेकर के कि मानव इस कपाल की शल्य चिकित्सा हुई हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि शल्य चिकित्सा, धनुष बाण या लाल गिरवे रंग से लेपित मानव कंकाल, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण और गर्ता निवास का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये बुर्जहोम के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे हम देख रहे हैं गुफकराल के बारे में। गुफकराल भी जम्मू कश्मीर में ही है। गुफकराल भी जम्मू कश्मीर में है और जिसका शाब्दिक अर्थ आप देख रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ भी कुम्हार की गुफा होता है। क्या होता है? कुम्हार की गुफा होता है। और यहाँ से भी मुझे गर्ता निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चूना मिला हुआ है और ये खास तौर पर देखा जाए गर्ता निवास का जो प्रमाण है वो जम्मू कश्मीर के दो स्थलों से प्राप्त होते हैं। एक तो बुर्जहोम है और दूसरा क्या है, गुफकराल है। और देख रहे हैं गर्ता निवास बताते हैं कि यहाँ के लोग, अब ये गर्ता निवास की परंपराएं अब ये जहाँ से सीखना हो, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ऐसे जानवर हैं जो आप देखेंगे ज़मीन के अंदर चलते चलते बड़ी तेज़ी से ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। तो हो सकता है कमोबेश ये भी परंपराएं उन लोगों ने पशुओं या जानवरों से ही सीखी हो। आगे हम मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र पर भी देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं, जिसमें हम कोल्ढीवा की बात कर रहे हैं। कोल्ढीवा से हम देख रहे हैं नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो नवपाषाण काल में आप देख रहे हैं तो नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। और यही नहीं, यहाँ से ऐतिहासिक काल के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे बेलन घाटी के बारे में आपसे बात किया कि यहाँ आपको एक संस्कृत की क्रमबद्धता देखने को मिलेगी और ये स्पष्ट क्रमबद्धता आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और यही नहीं ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में भी देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर देखा जाए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। आगे हम बात कर रहे हैं धान की खेती और डोरी छाप निधभांड का मिलना। तो कोल्ढीवा से, जैसा कि इससे पहले भी बात हो चुकी है कि धान की खेती का प्रमाण यहाँ पर लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास प्राप्त हो रहा है
और यहाँ से भी मृदभांड मिल रहा है, लेकिन उस मृदभांड पर जो डोरी होती है उसकी छाप विद्यमान है। कभी ऐसा प्रश्न पूछा सकता है कि डोरी छाप से युक्त मृदभांड किस स्थल से प्राप्त है, तो उत्तर आपका क्या होगा, कोलढीवा होगा। क्या होगा उत्तर आपका, कोलढीवा होगा। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं महगढ़ा के बारे में, और यहाँ से 3 द्वार वाला गौशाला प्राप्त है। मृदभांड पर धान की बालियों के छाप के निशान प्राप्त हुए हैं। तो महगढ़ा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है नवपाषाण काल का, और यहाँ से देख रहे हैं धान की बालियों के छाप मिलते हैं मिट्टी के बर्तन पर, और यहीं से चिड़ियों की हड्डियाँ मिली हुई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है महगढ़ा के बारे में सही है। पहला हो सकता है विकल्प कि यहाँ से 3 द्वार वाला गौशाला प्राप्त है, मृदभांड पर धान की बालियों के छाप मिलते हैं, यहाँ से चिड़ियों की हड्डियाँ मिलती हैं, और एक कोई भी विकल्प हो सकता है आपको यहाँ कोलढीवा का दे दे कि यहाँ से धान की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। तो यह उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत। बाकी सब क्या हो जाएंगे, सही। हम चिरांद के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है। नवपाषाण काल का यह भी महत्वपूर्ण स्थल है, और आप देख रहे हैं यहाँ से भारी मात्रा में हिरण की सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हैं। भारी मात्रा में हिरण की सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हैं, और यही नहीं, सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र, अर्थात जो भी यहाँ मतलब कई प्रकार के चूल्हे और भोजन बनाने के लिए एक प्रकार का विशेष प्रकार का चबूतरा, वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। और यही नहीं, चबूतरे पर विशेष प्रकार का चूल्हा भी है। लेकिन दुखद क्या है कि यहाँ से कुछ जले हुए प्रमाण मिलते हैं, जैसे लोग विद्वानों का यह मानना है कि मानो यहाँ पर कुछ अग्निकांड जैसी घटना घट गई हो, और ये अग्निकांड के प्रमाण को प्रस्तुत करता है। यानी चिरांद के बारे में आप देखा जाए तो ये बिहार के सारण जिले में स्थित है, और यहाँ से भारी मात्रा में हिरण की सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हैं, और अग्निकांड का प्रमाण भी यहाँ प्राप्त होता है। अन्य स्थल मिलान करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, झारखंड में बरूडी और उड़ीसा में कुचाई और गोल बसाई एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं। आगे अगर हम देखें तो नवपाषाण के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम के बारे में, असम के बारे में अगर देखा जाए, असम के बारे में, तो असम के लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है मिलान करने के लिए। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तरफ असम देकर के और वहाँ के स्थल। तो दौजली, हैंडिंग, सरुतरी और मरकडोला, ये 4 महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दौजली, हैंडिंग, सरुतरी, मरकडोला, जिनका संबंध कहाँ से है, असम से है, और ये नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसी प्रकार से मेघालय में सिलेबसगिरी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण उपकरण प्राप्त हैं। आगे हम देख रहे हैं मणिपुर के बारे में। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थल है नापचिक। नापचिक का संबंध कहाँ से है, मणिपुर से, जबकि सिलेबसगिरी का संबंध कहाँ से है, मेघालय से। और अगर पूछा जाए सरुतरु का संबंध कहाँ से है, असम से है। तो इस तरीके का मेहरगढ़ का संबंध आप देख रहे, पूछा जाए पाकिस्तान। आपस में मिलान करने वाला एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। खास बात यहाँ है कि यहाँ के जो औजार हैं दक्षिण पूर्व एशिया के औजारों से मिलते हैं, अतः कुछ विद्वानों को मानना है कि इनमें आपसी संबंध था। यहाँ से कथन कारण का प्रश्न आपके सामने बन सकता है मिलान करने के अलावा, कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो औजार हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया से कहा जाए कि औजार प्राप्त होते हैं, उनका संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के औजारों से मिलते हैं। तो कथन हो सकता है, कारण में हो सकता है कि इनके बीच कुछ आपसी संबंध या सांस्कृतिक संबंध रहा होगा। कथन कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। आगे हम विशेषताओं के बारे में खास तौर पर देख रहे हैं नवपाषाण काल के। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम अनाज जौ है। हम कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अनाज कौन है, जौ। खास बात यह है कि मानव ने जिन जिन चीज़ों को पहली बार प्रयोग किया उनका आज भी बड़ा सम्मान है। चाहे पशुओं के रूप में आप देख लीजिए, अगर उन्होंने कुत्तों का, तो कुत्ते का भी आज बड़ा सम्मान है। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कुत्ते को खरीद रहे हैं, पाल रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं यहाँ पर आप जौ के रूप में लिया जाए तो अनाज में जौ का विशेष महत्व है। धार्मिक दृष्टि से भी जौ का बहुत महत्व है। और भारतीय उपमहाद्वीप में
प्राचीनतम कृषि करने का जो प्रमाण है वो लहुरा देव से प्राप्त होता है। खास बात यह है कि कृषि करने का जो प्राचीनतम प्रमाण इससे पहले प्राप्त था वो मेहरगढ़ से था। और यह भी ध्यान रखना है कि विकल्प में अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों हों तो आपको लहुरा देव पर उत्तर टिक करना है, और अगर लहुरा देव विकल्प में ना हो तो मेहरगढ़ पर करना है। और ख़ास बात एक और भी है कि लहुरा देव से जो हमें प्रमाण मिला है वो चावल का प्रमाण मिला हुआ है। अभी लहुरा देव से पहले अगर आप बात करें तो चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण था वो कोल्ढिवा था, लेकिन लहुरा देव से चावल का प्रमाण प्राप्त हो जाने के कारण कोल्ढिवा दूसरे पायदान पर आ गया, जबकि लहुरा देव अब प्रथम पायदान पर है। और चावल का अगर कहा जाए प्रथम प्रमाण भी लहुरा देव से है, और कृषि का भी प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? लहुरा देव से होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। आगे हम देख रहे हैं, इससे पूर्व की बात है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण चर्चा कर चुके हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। लेकिन मेहरगढ़ से क्या प्राप्त होता है? गेहूं प्राप्त होता है। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि गेहूं का आज भी प्राचीनतम प्रमाण कहाँ है? मेहरगढ़ है, जबकि चावल का प्राचीनतम प्रमाण क्या हो गया है? लहुरा देव हो गया है। और यहाँ से गेहूं के अलावा आप देखा जाए जौ, अंगूर, कपास, यहाँ इस बात पर ध्यान देखना है कपास पर, कि कपास की खेती का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कपास की खेती का प्रमाण हमें कहाँ से? मेहरगढ़ से। भैंस पाले जाने का प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से मिल रहा है। और यहाँ से अन्नागार, चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियों का भी प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हो रहा है। इससे पहले हम चर्चा कर भी चुके हैं कि यहाँ पर खेती भी हो रही है, पशुपालन भी हो रहा है, बस्ती भी बन रही है, और कहीं न कहीं जो अनाज हो रहे हैं सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार भी बनाए जा रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के देख रहे हैं अब मूर्तियां भी बनने लगी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से देखने को मिल रही हैं? मेहरगढ़ से। लहुरा देव के पूर्व चावल का प्राचीनतम प्रमाण कोल्ढिवा से प्राप्त है, जो बेलन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेलन नदी के तट पर स्थित है। तो आप देख रहे हैं प्राचीनतम प्रमाण हमें यहाँ से भी देखने को मिलता है, लेकिन लहुरा देव के पूर्व। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। कृषि के संदर्भ में यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अनाज क्या था? तो आपका उत्तर जौ होगा। अगर पूछा जाए कि भारत में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है और किसका प्राप्त होता है, तो आप देख ही रहे हैं कि लहुरा देव से है। और यहाँ से क्या प्राप्त है अनाज के रूप में? चावल प्राप्त है। गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण आज भी मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जौ, चावल और गेहूं का क्रम आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। 8000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व और 6000 ईसा पूर्व के बारे में। तो आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में और चर्चा कर रहे हैं कुछ दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नौपाषाणिक स्थल हैं उनके बारे में भी। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं दक्षिण भारत में नौपाषाणिक स्थल आपको मिल रहे हैं 1842 ईस्वी में। कर्नाटक के लिंग सुगुर से किसने प्राप्त किया? M.H. कृष्णा ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि M.H. कृष्ण को नौपाषाणिक उपकरण दक्षिण भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कर्नाटक के लिंग सुगुर से। अब देखा जाए दक्षिण भारत की नौपाषाणिक संस्कृतियां महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृत से प्रभावित थी, संस्कृत से प्रभावित थी। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम जोरवे संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे तो हम खुद वहाँ की बस्तियों के बारे में बात होगी, वहाँ के जीवन शैली के बारे में बात होगी, कुछ उपकरणों के बारे में बात होगी। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग तुलना करेंगे तो आप देखेंगे इनका कुछ प्रभाव हमें नौपाषाणिक संस्कृत, कहाँ की? दक्षिण भारत की नौपाषाणिक संस्कृत पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में कृषि पशुपालन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कृषि कहने का मतलब यह है कि कृषि पशुपालन को दोनों को, लेकिन कृषि की तुलना पर यहाँ देखा जाए पशुपालन का अधिक प्रचलन था। फिर भी रागी उगाई जाने वाली पहली फसल